हमारे मेन चैनल पे लास्ट 1 साल में किसी ने भी अगर आईटी स्टॉक के बारे में पूछा होगा कि सर आईटी स्टॉक्स देख सकते हैं क्या? तो मैंने हमेशा यही कहा था कि नहीं अभी रहने देते हैं क्योंकि ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। तो ये किस बेसिस पे हम जज करते थे, ये मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूँगा। एडिशनली ये जो स्टॉक्स अभी गिर रहे हैं जबकि डॉलर्स बढ़ रहा है, राइट? तो सबको यही लगेगा ना कि डॉलर बढ़ रहा है फिर भी आईटी स्टॉक गिर रहे हैं। यूजुअली जब डॉलर बढ़ता था तो वो आईटी स्टॉक के लिए पॉजिटिव होता था एंड पॉजिटिवली रिएक्ट करते थे। अचानक से क्या हो गया कि डॉलर बढ़ रहा है बट आईटी स्टॉक्स हमारे पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूँगा क्यों ऐसा हो रहा है एंड क्या हम इस लेवल पे अपने आईटी स्टॉक्स को अब देख सकते हैं? हमारे जो मेजर स्टॉक्स हो गए हैं आपके इन्फी, टीसीएस, विप्रो, उनको हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकता बिकॉज़ मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मैं चीज़ों को कैसे रीड करता हूँ क्योंकि 1 साल से मैं मना ही कर रहा था। क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं दिखती थी। अगर अब दिखाई देती है तो मेरा काम है बता देना। अगर किसी को समझ में आता है तो देख लेगा, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। आपके जो भी कंसल्टेंट होंगे या फिर जो भी एडवाइज़र होंगे आप उनसे डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ को लेके, ठीक है? तो अभी हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि डॉलर बढ़ रहा है, फिर भी हमारा आईटी कंपनीज़ इतना ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ के आ पा रहे हैं? देखिए उसका सबसे मेन रीज़न आपको समझना पड़ेगा कि इनका रेवेन्यू शेयर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अब मैं आपको दोनों मेजर टीसीएस एंड इन्फी का दिखाता है एंड सबका इसी तरह सेगमेंटेशंस है। तो मैं दोनों का आपको ना एनुअल रिपोर्ट से कुछ डेटा दिखाऊँगा जो कि आप रिलेट कर पाओगे एंड समझ पाओगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है? तो पहले हम चलते हैं टीसीएस के एनुअल रिपोर्ट पे। टीसीएस ने इस साल का एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर दिया है, 21-22 का पब्लिश कर दिया है। इन्फी का अभी 2021 का ही है, बट रेवेन्यू मिक्स ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, चेंज होता नहीं है। अब आप इसमें देखोगे सेगमेंटल परफॉर्मेंस में रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी में 52% रेवेन्यू टीसीएस का आता है अमेरिका से, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों जोड़ के, जिसमें 40% प्लस तो यूएस का ही होगा। अब यूएस की इकोनॉमी का हाल सबको पता है कि अभी लास्ट मंथ तो उन्होंने रिसेशन के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, नेगेटिव ग्रोथ आया है उनका। अगर आपका 40% रेवेन्यू अमेरिका यूएस से आ रहा है एंड 52% रेवेन्यू आपका अमेरिका टोटल नॉर्थ एंड साउथ मेजरली यूएस एंड कनाडा से आ रहा है और वहाँ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे उनका इकोनॉमी ही ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपका रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा वहाँ से ग्रो नहीं करेगा। कांस्टेंट करेंसी टर्म में जो ग्रोथ होता है, देखिए होता क्या है ना कि ये जो वहाँ पे रेवेन्यू उनको मिलता है, इसको ये रुपये में कन्वर्ट करेंगे। रुपये में कन्वर्ट करेंगे ना तो होगा क्या कि आपको रेवेन्यू का नंबर बढ़ता हुआ दिख सकता है, प्रॉफिट का नंबर बढ़ता हुआ दिख सकता है। बट एक्चुअल जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ होता है वो इनका नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ही ग्रोथ नहीं है, तो इनके नए ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। जो एक्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं उनमें ये हाइक नहीं कर पाएँगे एंड हो सकता है धीरे-धीरे डिमांड भी कम हो जाए। मान लीजिए आज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयी डिप्लॉयमेंट मान लीजिए 50% एम्प्लॉयी डिप्लॉयड है। अब वो बोलेंगे नहीं हमें कम एम्प्लॉइज़ ही चाहिए, हमको ज़्यादा एम्प्लॉइज़ नहीं चाहिए, तो क्या आप करिएगा? एडिशनली 40% रेवेन्यू बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर से आता है। बैंकिंग में रेट हाइक वगैरह के कारण ऐसे ही ऑलरेडी प्रेशर है, राइट? बॉन्ड यील्ड्स का आप हाल देख ही रहे हैं, उसके कारण आपके फाइनेंशियल सर्विसेज बाकी सारे इंपैक्टेड हैं एंड इंश्योरेंस ने लास्ट 2 साल में कोविड पैंडेमिक के कारण एंड एडिशनली नए-नए डिसीज़ेज़ जो आते जा रहे हैं, बहुत हिट लिया है। तो 40% रेवेन्यू सेगमेंट ऐसा है जो हिट ले रहा है। अब चूँकि आपका बढ़ गया है आपका इन्फ्लेशन, तो रिटेल एंड कंज्यूमर बिज़नेस में भी हिट लग रहा है। तो प्रॉब्लम यहीं पे है कि आपने टीसीएस का रेवेन्यू ज्योग्राफी देखा, अ, अब यहाँ पे एक बार आप इन्फी का रेवेन्यू ज्योग्राफी वाइज़ देख लीजिए। नॉर्थ अमेरिका से इनका रफली 61% है, मतलब यूएस एंड कनाडा से 61% इन्फोसिस का है। इस हाफ ईयर मतलब इस एनुअल रिपोर्ट में भी इनका ऑलमोस्ट इतना ही होगा, 1-2% से ऊपर-नीचे हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 24% है, यूरोप से इनका रफली ओके नहीं, हाँ, यूरोप से इनका 24% है। तो यूरोप में तो इन्फ्लेशन का इश्यू है ही, प्लस अमेरिका का इश्यू चल ही रहा है, जो इश्यूज़ हमने डिस्कस किए, दोनों का इश्यू है, राइट? तो वो एविडेंट इश्यू है, इसीलिए आईटी स्टॉक्स में इतना बीटिंग हो रहा है। अब आता है क्वेश्चन कि इसको हम क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? देखिए, अभी मैं मेजर सारे आईटी स्टॉक्स का आपको पीई दिखा देता हूँ। टीसीएस 31 का पीई चल रहा है, इन्फोसिस 27-28 का पीई चल रहा है, एचसीएल टेक्नोलॉजी 20 का पीई चल रहा है, विप्रो 20 का पीई चल रहा है, टेक महिंद्रा 20, एल&टी इन्फोटेक 30। अब आप ये सोच के देखो कि कितना कम पीई रेशियो पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है? आईटी स्टॉक जनरली 40-45 का पीई कमांड करते, तो अपने पीक पे तो ये 50 प्लस भी जाने लग गए थे। ऑल्दो 50 प्लस जाएगा कि नहीं जाएगा ये किसी को नहीं पता, बट इनका अर्निंग्स अगर आप नॉर्मल इंडियन रूपी टर्म में देखोगे तो वो बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है। बट
कांस्टेंट करेंसी में नहीं बढ़ रहा है, तो होगा क्या कि अर्निंग्स अगर मान लीजिए 5% बढ़ती है, तो ईपीएस के कारण आपको ग्रोथ कितना दिखाई देगा? ईपीएस के कारण जो प्राइस में ग्रोथ आएगा ये 5 से 6% आएगा। लेकिन अपसाइड पोटेंशियल 1455 से या 3300 से अपसाइड पोटेंशियल कितना है? 1900 इसका पीक था और इसका 3300 ये लेवल चल रहा है, राइट? तो अगर आप डाउनसाइड में देखोगे तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि ठीक है हमारा ग्रोथ नहीं होगा कांस्टेंट करेंसी में, बट हमारा नॉर्मल इंडियन रुपीस के हिसाब से ग्रोथ होगा। तो यहां से बहुत ज्यादा हिट लेते हुए आईटी स्टॉक्स अभी नहीं दिखाई देते हैं। मतलब कि आईटी स्टॉक्स यहां से बहुत ज्यादा डिप ले लें ऐसा नहीं है। हाँ, यहां से 5% और गिर सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि सर 1455 पे आपने इन्फोसिस बोला उसके नीचे नहीं गिर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर वही होगा कि और यहां से थोड़ा सा हट डिप में लोग वैल्यू बाइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो अब आईटी को कोई डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू भी प्ले कर सकता है और आईटी का बास्केट के संग भी प्ले कर सकता है। मतलब मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि किसी को भी लेना चाहिए तो बास्केट के थ्रू ही अभी लेना चाहिए कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो आईटी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं और आईटी के जो ईटीएफ्स हैं उनको आप लोग ट्राई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से हो सकता है कि आईटी बॉटम आउट होने लगे और फिर वापस से फ्रेश रैली स्टार्ट करे। टाइम लग सकता है, 3 से 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है तो वहां पे वो देख सकता है। एंड जो हमारे दो मेजर इन्फी एंड टीसीएस दोनों का आपका पीई काफी नीचे आ चुका है। एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा तो 20 के पीई पे अवेलेबल है और 27 28 का पीई इनका लास्ट 2 साल का एवरेज अगर आप निकालोगे तो उस रेंज में ये चलते थे। इन्फोसिस 35 प्लस के रेंज में चलता था एंड टीसीएस 40 प्लस के रेंज में चलता था। तो यहाँ से एप्रिसिएशन का स्कोप है। अगर एप्रिसिएशन नहीं भी हो, सिर्फ नॉर्मल आपका बॉटम लाइन ग्रोथ जो होगा, जो 5 से 10% भी अगर हम पकड़ते हैं तो उस 10% के कारण इनका स्टॉक में भी उसी तरह का इंक्रीमेंट आएगा। क्योंकि पी इससे ज्यादा अब ये करेक्ट नहीं होने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। गाइडेंस इनका अगर वीक आता है, हर डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी लोग खोजेंगे। क्यों? क्योंकि डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड दिखाई देता है, अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा दिखाई देता है। 1450 से अगर 1900 का जर्नी ये तय करता है वापस से, तो आपका अपसाइड पोटेंशियल 35% दिखाई देता है एंड डाउनसाइड पोटेंशियल 5-6% पे तो पूरी दुनिया बाइंग करने लगेगी। तो वो देख के हमें कैलकुलेशन करना है। काफी लोग पूछेंगे कि सर वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से विप्रो ठीक है क्या, एचसीएल ठीक है क्या, टेक महिंद्रा ठीक है क्या? देखिए, एक स्टॉक ना करके हमेशा बास्केट के थ्रू करना चाहिए। एंड उसके बाद आपके खुद के एनालिसिस के ऊपर है कि मान लीजिए किसी का यूएस का एक्सपोजर कम है तो ठीक है, उसको अभी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसका यूएस का एक्सपोजर कम है तो उसका डिग्रोथ भी कम होगा, क्योंकि यूएस में डिग्रोथ नहीं है तो उनके यहाँ भी डिग्रोथ नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको हर कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देख के आपको जज करना पड़ेगा कि क्या सही रहेगा और उस बेसिस पे आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। प्लस एक्सपेंसिव कंपनीज की तरफ मत जाइए। अभी भी कुछ कंपनी जो है, टाटा इलेक्सी 95 के पीई पे मिल रहा है, कोई जस्टिफिकेशन है 95 के पीई का? राइट। माइंड ट्री 28 पे मिल रहा है, चलो ठीक है, फिर भी हम मान लें। और अच्छा, माइंड ट्री का रेवेन्यू मिक्स भी यूएस फेवरेबल नहीं है। उनका माइंड ट्री का आपको रेवेन्यू मिक्स बहुत अच्छा दिखाई देगा, उनके इंडियन ऑडियंस भी और इंडियन कस्टमर्स भी बहुत सारे हैं। तो आपको इस तरह से कंपनीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि ज्योग्राफी वाइज क्या सेगमेंटेशन है। एंड अगर आईटी इंडेक्स 27-28,000 के आसपास दिखाई देता है ना, तो वो बॉटम लेवल माना जा सकता है आईटी इंडेक्स का। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो अपने बॉटम आउट लेवल्स के पास पहुंचने वाला है। प्लस ये जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, इनमें डेट बोल के कुछ होता नहीं है। आप देखोगे मैक्सिमम में तो टीसीएस इन्फो में तो डेट है ही नहीं। 4,000 करोड़ का एचसीएल का डेट है जो कि कुछ भी नहीं होता है। इतनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी के लिए 4,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। विप्रो में 15,000 करोड़ सबको पता है, विप्रो के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैक्सिमम के तो डेट है ही नहीं, ठीक है। तो डेट फ्री कंपनीज हैं, इनके पास जो आइडियल कैश रहेगा, इसका अगर ये बेटर मैनेजमेंट करते हैं तो ये इनका, अगर मान लीजिए प्रोडक्ट से रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट ये अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में इसका इफेक्ट दिखाई देना चालू होगा और आज से 2-3 क्वार्टर बाद हो सकता है ये वापस से अपना रनअप फिर से दिखाई देना चालू करे। और इनका आरओई और आरओसी तो देखने की बात नहीं है। 44% रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है टीसीएस का, 30% आपका इन्फोसिस का है और आपका, हाँ, 60% आरओसी आपका टाटा कैपिटल का है एंड सॉरी टाटा कंसल्टेंसी का है एंड इन्फोसिस का 40 है। तो आप खुद ही जज कर सकते हो कि ऑलरेडी इतना इंप्रूव पैरामीटर्स है। तो यहाँ से थोड़ा सा भी डिप में लोग वैल्यू बाइंग करने लगेंगे एंड नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में इसका इंपैक्ट दिखाई देगा आपको। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।
और नेक्स्ट कौन सा सेक्टर हम इस तरह से कवर कर सकते हैं वो आप लाइएगा, तो हम ज़रूर डिस्कशन उस पे करेंगे।